हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क प्लीज। ओके, सो आप इलेक्शंस पहली बार कब आएंगे? देखो, 1892 के एक्ट का आएगा जब भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे 1892 एक्ट के अंदर, ठीक है। ओके, एंड मतलब इनडायरेक्ट थे लेकिन द एलिमेंट ऑफ इलेक्शन उसी एक्ट्स के अंदर आया था, तो 1909 नहीं बोलेंगे, 1892 बोलेंगे। ऑल राइट, और कोई क्वेश्चन? या नोट्स यू कैन टेक फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स उठा सकते हो, जितने भी पीडीएफ पीपीटी हैं आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेंटरशिप, या मेंटरशिप वी डू हैव मेंटरशिप, वन टू वन पर्सनलाइज मेंटरशिप अवेलेबल है। तो यू कैन एनरोल, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप या मैसेज करके भी इंक्वायरी कर सकते हो, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जिस थ्रू भी आप करना चाहो। तो वी डू हैव पर्सनलाइज मेंटरशिप अवेलेबल। इनफैक्ट 24th में से एक बैच शुरू हो रहा है फॉर योर मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो 24th से नया बैच शुरू है, लिमिटेड बैच है फॉर 25 to 30 स्टूडेंट्स। सो इफ यू विश यू कैन एनरोल इन दैट ऑल्सो। ऑल राइट, नहीं, उसके अंदर मेंटरशिप पर्सनलाइज रहेगी। 25 to 30 स्टूडेंट्स का जैसे कभी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसके लिए बैच होगा, लिमिटेड रहेगा। बट मेंटरशिप तो आपको वन टू वन होगा, आपका ऐसे ग्रुप मेंटरशिप नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। या अकेडमिक रेजोल्यूशंस भी और आपके पेपर इवैल्यूएशन भी है उसके अंदर कवर हो जाएगी। मतलब सपोज आप कहीं पे भी लिख रहे हो और आप जो भी आपको री इवैल्यूएट कराना है तो आप करा सकते हो। या ऑल राइट, चलो फिर एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, तो विल प्रोसीड फर्दर। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी फैक्चुअल, नथिंग मच फॉर मी टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ था, बहुत फैक्चुअल टॉपिक है। सो आई क्विकली गो थ्रू द डिटेल्स। एज आई मैंशन कि आप ये जो पीपीटी आप यू कैन टेक इट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। द बेस्ट पार्ट इज आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके प्रिलिम्स में आ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर से, ठीक है। तो आप नाउ यू कैन सी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ओरिजिन क्या था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कैबिनेट मिशन, प्लान, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिमांडेड बाय एम एन रॉय, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ थी मिशन प्लान के अकॉर्डिंग 389 मेंबर्स की एलोकेशन थी। ब्रिटिश इस टू 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया से आने थे, 93 प्रिंसली स्टेट से आने थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटेटिव दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ ये क्या है, ये आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड या तो अपनी हिस्ट्री में, या जब हम इलेक्शंस करेंगे तब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे, व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। क्योंकि इंडिया में आज भी जो इलेक्शंस होते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं, जब भी यू हैव इनडायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। देन जो प्रिंसली स्टेट्स थी दे विल नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इनिशियली बिकॉज बहुत सारे जो राजेंद्र रजवाड़े थे दे वर नॉट वांटेड टू कम इनटू द यूनियन, तो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, बट लेटर दे ऑल जॉइंड विद द सरदार पटेल एंड कन्विंसिंग पावर ऑफ देम। देन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो प्रोविंसेस, स्टेट्स और कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख, इन सब में दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बट लार्जली जो पार्टीज थी देवर, द मेजोरिटी पार्टी हियर वाज कांग्रेस, ठीक है, विद मोर देन 80% ऑफ सीट शेयर। अब मुस्लिम लीग ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था बिकॉज दे पाकिस्तान वेंट ऑन टू बिकम अ सेपरेट नेशन ऑल टुगेदर, ठीक है। तो टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई, 299, बिकॉज मुस्लिम लीग विड्रॉ, ठीक है। विमेन मेंबर्स देवर 15 विमेन मेंबर थे, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता एंड दुर्गाबाई देशमुख को। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वर दे एनी विमेन विमेन मेंबर या नहीं थे, तो उसके लिए यू मस्ट बी नोइंग दिस। देन अगर हम की पर्सनालिटीज की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली वाज राजेंद्र प्रसाद, जस्ट अ सेक,
ठीक है। एंड then you have H.C. Mukherjee as vice president. Constitutional advisor was B.N. Rao. Dr. B.R. Ambedkar was chairman of drafting committee. Jawaharlal Nehru was chairman of Union's Power Committee. Sardar Vallabhbhai Patel was chairman of Provincial Constitutional Committee. And ड्राफ्टिंग कमेटी के जो बाकी मेंबर्स थे वो थे के एम मुंशी, अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। सी बाकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है वो ये है कि इसके कमेटीज कौन कौन सी थी। ठीक है। मेजर कमेटीज, माइनर कमेटीज, बेसिक डिटेल्स। ठीक है। कि जैसे हमने देखा कि दो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन बिफोर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो इलेक्टेड, जो उनके टेम्पररी जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। वाई? बिकॉज ही वॉज द एल्डेस्ट मेंबर। उन्होंने एज के बेसिस के ऊपर इलेक्ट कर लिया था। ठीक है। उसके बाद दो चीजें और कि अडॉप्शन 26 नवंबर को हुआ था, लेकिन एनफोर्समेंट जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसके अंदर सिर्फ 4 प्रोविजंस थी जो आई थी रिलेटेड टू सिटीजनशिप एंड यूनियन। ठीक है। दीज प्रोविजंस वर लाइक अडॉप्टेड, बट पूरा का पूरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था दैट गॉट एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है। और ये डेट क्यों सिलेक्ट की गई थी? बिकॉज ऑन दिस डे 30 इयर्स बिफोर मतलब उन्होंने they decided for Purna Swaraj. That is why this particular date was suggested. अभी ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल फैक्चुअल है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ अस वेस्टिंग टाइम इन द क्लासरूम दैट वी आर डिस्कसिंग फास्ट ट्रैक कोर्स। तो ये जो चीज़ है प्लीज आप इन नोट्स को देख लेना एंड प्लीज रिमेंबर देम। देखो जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पैटर्न है, टू बी ऑनेस्ट आज से अगर हम कुछ ईयर्स पहले की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते थे। ठीक है। एंड देन इन बिटवीन दे चेंज द नेचर टू मोर कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल। ठीक है। नाउ लास्ट 2 से 3 साल में फिर से क्वेश्चन पेपर के अंदर फैक्चुअल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उनके अंदर दे माइट आस्क यू दीज डिटेल्स। ठीक है। सो यू बी मतलब ये जो चीज़ है यू हैव टू मग इट अप। देर इज नो शॉर्टकट, रट्टा तो मारना ही पड़ेगा इन चीज़ों का। देर इज नो ऑप्शन टू दैट। ठीक है। तो प्लीज आप इसको याद कर लेना। ठीक है। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट डिबेट जो हमें डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू जस्ट सेक कॉन्स्टिट्यूशन इज योर कि जो फीचर्स थे वो बोरोड थे या इंडिजिनस थे। सी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। सो जो फीचर्स हैं द क्रिटिकल पीपल हु सेज वाज कि बहुत ज़्यादा बोरोइंग है कि वाई वी हैव बोरोड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है। एंड देन some people says कि no it is indigenous also, so there is always been a borrowing versus indigenous constitution का debate। ठीक है। सो इस डिबेट को हमें समझना है। लार्जली तो ये आपसे मेंस में पूछेंगे। ठीक है। बट प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ ये इफ दे वांट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग दे कैन गिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स they have had a thing this when constitutional makers were asked कि आपने borrow क्यों किया है, why you have borrowed the provisions, तो they said yes we have borrowed the provisions but please understand कि अगर कोई चीज़ already proven है, ठीक है, कि हमने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, दे आर प्रूवन सिस्टम हु हैव बीन एबल टू अचीव लाइक डेमोक्रेसी, दे हैव बीन एबल, जैसे यूएसए है वो डेमोक्रेसी अचीव कर पाया है। सो इफ वी आर टेकिंग सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर बना के कैन गिव इट बेटर सोसाइटी, व्हाई नॉट, व्हाट इज द हार्म। से फॉर एग्जाम्पल इट्स सेइंग कि जैसे एआई है, एआई मे बी कुछ चैट जीपीटी है किसी और ने इंट्रोड्यूस किया, तो हम तो सिर्फ उसको तब भी यूज करेंगे जब हम अपना बना लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप पीछे रह जाओगे, राइट।
तो अगर कोई एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, किसी चीज की रेसिपी है कि इट कैन बी मेड इन दैट वे, व्हाई नॉट टेक दैट? So that is why you said they said कि why reinvent the provisions that have already been proven by other countries. ठीक है, one is that. Second is they said कि we have learned from the global experience ना. तो जैसे हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं इट इज ऑलवेज वाइज टू लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस में ये सही है, ये गलत है. सो इट इज सिंपली दैट कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो. दैट इज वाई वी हैव टेकन. अनदर थिंग इज कि जैसे हमारा जो इंडियन सोसाइटी थी, इट वाज अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी. इतनी कम्युनिटीज और कि शायद किसी और सोसाइटी में थी, दे वर लिविंग अंडर द सेम रूफ, राइट? सो द प्रॉब्लम वाज कि भले ही ब्रिटिश ने अपने इंसेंटिव्स के थ्रू या फिर हमारे प्रेशर के थ्रू एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी दिया था, जहाँ पे इलेक्शंस होने शुरू हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी शुरू हुई थी. ठीक है, तो वहाँ पे लेकिन फॉर दैट लास्ट डेकेड जहाँ से इलेक्शंस शुरू हुए, ठीक है, या फिर जहाँ से पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव बॉडी का सेटअप हुआ, जहाँ पे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया फ्रॉम द एक्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, लेकिन people who are living in India are now used to it. So if you have such a big chunk of people to cater to, so for example, the Indian population at the time of इंडिपेंडेंस वो 30 करोड़. अब इतनी बड़ी और इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन जब एक सिस्टम में रह रही है, व्हाई नॉट स्टिक टू दैट सिस्टम? ठीक है, सो दैट इट मेंटेन स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर बैटल्स ऑन मेनी अदर फ्रंट. आपको यूनाइट करना है, दे आर कम्युनल राइट्स, दे आर वट एवर राइट्स. तो वहाँ पे आप पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भी ऊपर नीचे कर दो, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो दैट इज वाई दे सेड इंश्योर स्टेबिलिटी. देन दे ऑल्सो सेड कि एक प्रैक्टिकलिटी और आइडियलिज्म का बैलेंस भी तो है, बिकॉज वी आर मतलब हम प्रैक्टिकल तो हैं इन द सेंस कि जो चल रहा है उसको वैसे चल देते हैं, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते. बट हमने आइडियल्स भी रखे हैं कि वी वांट अ सोसाइटी, जो हम डीपीएसपी में देखेंगे, वी वांट अ सेक्युलर सोसाइटी, वी वांट अ सोशलिस्टिक सोसाइटी, रिपब्लिकन फ्रेटर्निटी चाहिए हमें. एंड देन डीपीएससी के फॉर्म में वी आर आस्किंग गवर्नमेंट टू टेक सच मेजर्स दैट कैन टेक इंडिया फ्रॉम towards an ideal society, right? So that is why it is a blend. It is not a mere copy pasting कि उठाया, copy किया, paste किया. We have like changed it from for our perspective. ठीक है, then and then it's not that कि सिर्फ borrowing है. We have क्या कहते हैं, indigenous provision also. So because India is so vast, आपके पास minorities भी हैं, cultural minorities हैं, linguistic minorities हैं, SCs हैं, STs हैं, तो हमने सबके लिए provision दिया है constitution के अंदर. तो वो चीज़ें तो वहाँ के लोग बाहर कहीं थी नहीं. तो ये provision तो specific new inventions है ना इंडिया की, right? Another innovation that India has is Panchayati Raj system जैसे. So these are new inventions. And then fundamental duties, right? So this was thing. Then it says कि हमने blend किया है Western liberalism, Indian socialism and Gandhian humanity को, humanism को. ठीक है, Western liberalism your fundamental rights. ठीक है, Indian socialism DPSPs. अब गांधीयन ह्यूमनिज्म की अगर हम बात करें, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, provisions related to agriculture, related to cattle rearing. These are all on the ideas of Gandhian humanism. So we have a very good blend. ठीक है, and then this was the debate with respect to कि borrowing provisions या indigenous provision. For prelim perspective, what is important for you to remember is your this chart that you need to remember कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स बोरो किए हैं, ठीक है, अमेरिकन से कौन से हैं, कनाडियन से कौन से हैं, आयरिश कौन से हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, प्लीज रिमेंबर इट. जैसे आइडियल्स ऑफ liberty, equality, fraternity from French Constitution, procedure to amend the Constitution from Japan Constitution. ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप लोग याद कीजिएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लार्जली हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1935, राइट? This table and this table, you must remember that. Okay. Now, then we'll talk about the salient features. ठीक है, salient features of Indian Constitution.
See, Indian Constitution is a living document. And why we are saying it is a living document? It is a living document because अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, it is all, it has all the provisions, and then also it has been amended a multiple number of times as and when the society changes. Amendment होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, and that is why we are saying that Indian constitution is a living document, right? ठीक है, that means कि it is evolving without leaving its roots behind, without changing its basic structure. It is evolving with the times as and when with the need. जैसे अगर आप बात करो तो गिविंग EWS द रिजर्वेशन, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटीज को रिजर्वेशन देना, ठीक है, गिविंग 33% रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अगेन अगर हम स्टेट्यूटरी बॉडीज की बात करें तो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 3 to 777, दैट इज ऑल्सो लिविंग डॉक्यूमेंट ना, क्योंकि वो इवॉल्व हो रहा है, राइट? So that is why we say that Indian Constitution is a living document, giving right to clean air, right to clean water, अंडर राइट टू लाइफ। अगर हम जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 इज योर राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें उसके एम्बिट के अंदर लेके आए हैं, सो दैट द एम्बिट ऑफ द दैट पर्टिकुलर आर्टिकल इज बीन एनलार्ज, ठीक है। तो तभी हम बोल रहे हैं दैट बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व बाय द जुडिशरी एंड बाय द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, that is why we are saying that it is a living document. Now if we come to the feature is it is the lengthiest written constitution, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक तो लेंदी है और एक रिटर्न है, ठीक है। अब लेंदीएस्ट से मतलब क्या है कि जब ओरिजिनली बिकॉज इट इज सो डाइवर्स, लाइक इंडिया सच अ डाइवर्स कंट्री, बहुत सारी डिफरेंट कम्युनल ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। तो उस नीड को केटर करने के लिए वी हैव टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वेरी इंक्लूसिव ऑफ एवरीबडी इन द कंट्री, एंड दैट इज वाई जब ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स, 8 schedules एंड 22 पार्ट्स, ठीक है। आज की डेट में you have almost 470 articles, 12 schedules and 25 parts, which make it the lengthiest constitution in the world, ठीक है। Then you are saying it is a written constitution, ठीक है। Now written constitution means that we have a separate constitutional book. Now there are certain countries who doesn't have a written constitution, who and they are working on unwritten constitution, ठीक है। What are those? Like your UK, ठीक है। UK does not have a written constitution. They do not have a separate book which is like लेक्स सुप्रीमस जिसको बोलते हैं कि लॉ इज सुप्रीम, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ठीक है। वहां पे क्या होता है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज एट एनी लॉ। अब इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट तो ला सकती है, बट इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, फंक्शन, स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकती, ठीक है। वाई? बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन let's understand the difference between written and unwritten constitution, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया, written के अंदर the provisions are written down in a single document or a set of document, unwritten is not codified in a single documents, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रखा है, codifications एक बुक के अंदर, मतलब मैग्ना कार्टा है, एक कोर है, इसके इसके थ्रू सारा लॉ आएगा इंडिया का। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, देर आर सेपरेट लॉ फॉर सेपरेट चीज, कस्टम्स है, कन्वेंशन है, बट वो सब एक बुक के अंदर कॉडिफाइड नहीं है, दैट इज वाई इट इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, फ्रांस, जापान, हियर न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स एंड इजराइल, ठीक है, दे हैव नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Then nature mean nature है, they are clearly laid out, well defined structure of government powers and right. So if you remember जब हमने पहली फर्स्ट क्लास के अंदर when we discussed the polity,
ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि इट आंसर 3 क्वेश्चंस कि हु इज द डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड हाउ सिटीजन पार्टिसिपेटिंग. So these all are curtailed into a limit और मतलब uh, through the Constitution of India. ठीक है. देन इज योर नॉन रिटन के अंदर क्या है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इवॉल्व थ्रू कस्टम कन्वेंशन एंड प्रेसिडेंस. ठीक है, इसके अंदर क्लैरिटी है, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगिटी है, बिकॉज देयर इज नो वन थिंग विच इज सुप्रीम. ठीक है. देन amendment process, generally it is rigid or semi rigid. See, because there are set of rules which have been laid down, तो amend करने का procedure is not that easy, you have to follow the rules. लेकिन जहाँ पे set of rules नहीं है, वहाँ पे it is very flexible because parliament can change the laws because parliament is supreme and it is above the law, right? So यहाँ पे flexibility है, यहाँ पे rigidity है as compared to non-written constitution. Then is your judicial review, easier to perform because आपके codified laws हैं, यहाँ पे difficult है. ठीक है, because there is no set of कि मतलब आपका एक आइडियल तो होना चाहिए ना कि अच्छा इसकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना. लेकिन जब आपके पास वो आइडियल ही नहीं है कि इसकी बाउंड्री को क्रॉस करो चाहे नहीं करो, डजंट मेक एनी सेंस ना. तो वहां पे अगर जुडिशियल रिव्यू किसी को परफॉर्म करना है तो वो कैसे करेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज टू गो टू, राइट? सो दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट हियर. देन कस्टम कन्वेंशन का रोल यहाँ पे लिमिटेड होता है, यहाँ पे फंडामेंटल है बिकॉज उसके थ्रू द वर्किंग ऑफ द पॉलिटी इज इवॉल्विंग ऑन डे बाई डे बेसिस. ठीक है. देन इज योर another feature of your salient feature of constitution is that it is federal with unitary bias. Now what does that mean? Federal simply means there is a division of power between the federations of between the union and the states. ठीक है, जो उसकी फेडरल यूनिट्स हैं उसके पास भी पावर्स है. तो एंड दे आर मोर लाइकली बैलेंस्ड, उसको हम बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. और यूनिटरी बायस का मतलब होता है कि जो आपका सेंटर है, दैट इज योर यूनियन, सेंटर हैज मोर पावर, सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द फेडरल यूनिट्स एंड फेडरल यूनिट्स हैव नो पावर. अब यूनिटरी कब था? जब ब्रिटिश टाइम में बहुत ज़्यादा यूनिटरी था, बिकॉज जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी दे हैड नो पावर रादर देन मतलब सिर्फ बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के अलावा ज़्यादा कुछ पावर नहीं थी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इवॉल्व, राइट? तो लार्जली क्या था, यूनिटरी था. बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद जो स्ट्रक्चर भी दिया गया, ऑल्दो इट इज फेडरल, द नेचर इज सच कि थोड़ा सा जो पावर का बैलेंस है इट इज नॉट इक्वल, इट इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ यूनियन. ठीक है, आई टेल यू व्हाई. जैसे फेडरल प्रोविजंस तो हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर फाइनेंसेस है, ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर फेडरल यूनिट का रोल रहता है, रिमूवल के अंदर. ठीक है, तो दीज आर लाइक उसके बाद आपका यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस की हाउ एग्जीक्यूटिव पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. देन यू हैव योर लिस्ट schedule 7 which consists of 3 list of state list, center list and concurrent list. ठीक है, तो स्टेट्स के जो एरियाज ऑफ ऑपरेशन है वो क्लियरली लेड आउट हैं, सेंटर के एरियाज ऑफ ऑपरेशन क्लियरली लेड आउट है. बट इट इज यूनिटरी बिकॉज देखो जब व्हेन इट कम्स टू कॉन्करेंट लिस्ट दोनों लॉज बना सकते हैं स्टेट एंड सेंटर, लेकिन कॉन्करेंट के अंदर सुप्रीमेसी किसको मिलेगी? सेंटर को. इक्वल वेटेज नहीं मिलता. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटर सुप्रीम हो जाएगा. सिमिलरली जब भी इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी के अंदर पूरा का पूरा टर्न होके सारी की सारी पावर यूनियन के पास आ जाती है, सेंटर के पास आ जाती है. तो ये क्या हो गया आपका? दैट इज देयर इज अ यूनिटरी बायस. फंडामेंटल अमेंडमेंट करने का जो पावर है लार्जली सेंटर के पास है. ठीक है, सो दिस इज अ यूनिटरी बायस. वाई वी हैव केप्ट अ यूनिटरी बायस? क्यों स्ट्रेंथन, क्यों हमें चाहिए था कि सेंटर स्ट्रॉन्गर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? देखो बिकॉज सारी प्रिंसली स्टेट्स ज़्यादा मतलब ऐसा बहुत ही खुशी से नहीं आई थी, बहुत जैसे हैदराबाद या फिर जम्मू कश्मीर को बहुत मुश्किल से लाया गया था इसके अंदर. तो
बिकॉज पाकिस्तान उस टाइम पे सेपरेट हो रहा था एंड देयर वाज सम इंटरनल ऐसा चल रहा था कि हम भी सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर सेंटर को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाता और स्टेट को भी इक्वल पार्ट दे दी जाती, सो जैसे यूरोप में बाल्कनाइजेशन हुआ था, इंडिया का भी बाल्कनाइजेशन होने के पूरे पूरे चांसेस थे। इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थॉटफुली गिव सेंटर अ लिटिल, मेक सेंटर लिटिल मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड दैट इज वाई फेडरल यूनिट्स वर गिविंग less powers than the center. Okay, then is your independence of judiciary. अब बिकॉज हमने डिस्कस किया था देयर वर थ्री विंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर लिटिल ओवरलैपिंग, ठीक है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, राइट, लेजिस्लेचर। तो अब इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे कोलिजन ना हो, ठीक है। तो जुडिशरी को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी गई है बिकॉज जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल इंटरप्रिटेटर, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल इंटरप्रिटेट करने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ठीक है। तो अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं दी जाएगी तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कैन मेक, they can take control of judiciary and the decisions that are coming out will be biased. They are the protector of constitution, judiciary is the protector of constitution, right? So that is why what is the thing is, what the thing is here is कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देना अनिवार्य था, ठीक है। क्यों? और व्हाट आर द फीचर्स दैट आर गिविंग देम इंडिपेंडेंस? देयर इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब when you are appointed you have a security of tenure, your removal will be very difficult, plus your salaries cannot be cut down during that tenure once you are appointed। तो मतलब आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकते वहां पे, दैट इज द नॉर्म, ठीक है। देन कलीजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ था, ठीक है, एंड इन द रिसेंट पास्ट एनजेएसी गवर्नमेंट ने ट्राई किया है लाने का। तो कलीजियम सिस्टम क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट्स का जो हु इज गोइंग टू बी प्रमोटेड, इट इज टेकन डिसीजन इंटरनली इन जुडिशरी ऑल्सो, उनकी एक कमेटी बैठ के लेती है, ठीक है। वो जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दैट। एनजेसी में क्या होगा कि लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स, कुछ गवर्नमेंट के मेंबर्स भी आएंगे, इंडिपेंडेंट भी आएंगे। सो दिस वाज द प्रपोजल, बट judiciary categorically said no, this will take away our independence of judiciary, so NJAC is unconstitutional, so we'll stick to the collegium system. Although there is a debate, but this actually help in maintaining the independence of judiciary. At the same time, it takes away a chance of balancing of power ताकि judiciary भी strong ना हो, but still this is debated, that we'll discuss in detail when we'll discuss Supreme Court. Then they have power to punish contempt, ठीक है, कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कॉन्टेम्प्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैज अ पावर टू पनिश द पर्सन, ठीक है, एंड देन जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे आर मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द judiciary. Now the next thing is your parliamentary democracy. So as we discussed, parliamentary democracy इंडिया में हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज इंडियंस वर यूज टू द parliamentary democracy kind of a thing, ठीक है, एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम यूके, ठीक है। सो डेमोक्रेसी सिंपली मीन्स रूल of people, for people, and by the people, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रजातंत्र, ठीक है। दैट मीन्स प्रजा का राज, दैट मीन्स द रूल ऑफ पीपल, ठीक है। किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, एंड हु विल डू? बाय द पीपल। दैट इज वाई वी डू हैव लोकसभा इलेक्शंस, we choose our own representative, ठीक है, who will then take decisions of on our behalf sitting in the parliament, because 140 करोड़ तो इकट्ठे बैठ के डिसीजन ले नहीं सकते, दैट इज वाई यू हैव representative democracy, ठीक है। नाउ if somebody else is taking decision on your behalf and that person is elected,
दैट इज कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है. देन कम्स योर what is parliamentary democracy, parliamentary system. Let's see, parliamentary versus presidential system. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, डेफिनेशन क्या है पार्लियामेंट्री में सिस्टम में? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है. दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है. और लोकसभा कैन, इफ दे फील दे आर नॉट राइट, दे कैन रिमूव इट बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. डिटेल्स विल बी डिस्कसिंग व्हेन विल डिस्कस पार्लियामेंट. प्रेसिडेंशियल के अंदर क्या है? एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड, ठीक है. सेपरेशन ऑफ पावर है, यहाँ पे ओवरलैपिंग है, हमने देखा जैसे एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, सो देयर इज एन ओवरलैपिंग बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. यहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर. दिस इज योर सिस्टम विच इज फॉलोड इन यूएस, ठीक है. यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव क्यों? जैसे हमारा हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट पीपल. हेड ऑफ स्टेट इज योर प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज योर प्राइम मिनिस्टर. यूएस के अंदर क्या है? हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज वन पर्सन, सिंगल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एक्ट एज बोथ. सो हियर योर प्रेसिडेंट इज योर नॉमिनल हेड, इज द हेड ऑफ स्टेट, राइट. वहां पे ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट बोथ. अकाउंटेबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है. जैसे अगर आपका कोई भी बिल आता है, कोई कुछ भी है, तो आपका जैसे मनी बिल भी होता है जो ईयरली बजट पास होता है. अगर पार्लियामेंट व्हेन दे वोट ऑन द मनी बिल, इफ दे से नो टू इट ना, ठीक है, तो सच वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट फेल हो जाती है. देन यू हैव टू, वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मनी बिल पास हो, ठीक है. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट देर इज़ अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज़ की. तभी आपके सारे लॉज या फिर आपका क्वेश्चन आर भी होता है, जीरो आर भी होता है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैठ के लेजिस्लेटर के क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, ग्रुप बिल्स पैसेज पे डिस्कशंस होता है. दैट इज द रीजन व्हेन वी आर सेइंग दैट एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. देन इज योर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे लेस स्टेबल है एज गवर्नमेंट कैन फॉल एनी टाइम, ठीक है. वेन एवर दे lose the trust of the parliament, it will be like gone, right. यहाँ पे मोस्ट स्टेबल है, there is fixed in your once elected can't be removed type of system, ठीक है. स्पीड, डिसीजन मेकिंग स्लो होती है बिकॉज लेजिस्लेटिव इज कंट्रोलिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इज क्विकर. ये हमने डिस्कस किया. नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिस्कशन, डिबेट, अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन आर के थ्रू ज़्यादा होती है. यहाँ पे लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है. इंडिया, यूके, जापान, कनाडा एग्जाम्पल, योर यूएसए, ब्राजील एंड साउथ कोरिया. मिनिस्टर्स मेंबरशिप, मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. मिनिस्टर्स यहाँ पे लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते, ठीक है. देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर as we have discussed, head of state and head of government, right. Now let's discuss the difference between Indian parliamentary system and British parliamentary system. तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करें, इट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, डिटेल डॉक्यूमेंट. ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके में कन्वेंशन स्टैट्यूट से बना है, ठीक है. टाइप ऑफ मोनार्की रिपब्लिक, वी हैव अ रिपब्लिक which is head of state is president, ठीक है. यहाँ पे there is constitutional monarchy, head of state is hereditary, ठीक है. वहाँ पे इलेक्ट नहीं होता है हेड ऑफ स्टेट, देयर इज अ मोनार्की वहाँ पे, तो हेड ऑफ स्टेट इज जनरली हेरिडिटरी. हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्टेड नॉमिनेटेड, किंग और क्वीन होता है, ठीक है. देन हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर हु इज रियल एग्जीक्यूटिव हेड. यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर्स ही है, तो दिस इज सेम थिंग. रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ कॉमन्स. लोकसभा का पैरेलल हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पे. रोल ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यहाँ पे पार्लियामेंट इज सुप्रीम. इसको हमने इन डेप्थ डिस्कस किया था अभी कि वी हैव, बिकॉज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, दे जुडिशियल रिव्यू, योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज देयर,
ठीक है, वहां पे बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीमेसी, क्यों पार्लियामेंट सुप्रीम है तो उसके क्वेश्चन को कोई क्यों रिव्यू करेगा, डिसीजंस को। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पार्लियामेंट के डिसीजंस आर फाइनल, हियर जुडिशियल रिव्यू इज फाइनल, बिकॉज दे आर गार्जियन ऑफ जुडिशरी, इज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने बाय द वे पहले। क्वेश्चन था हु ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The answers that were given was president, the options president, Supreme Court, and two other which were irrelevant. The debate was between is it president or is it Supreme Court. The answer is Supreme Court. ठीक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे एब्सोल्यूट है, एज वी डिस्कस्ड राइट। सिस्टम ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। सेकंड, अपर हाउस राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, ये हेरिडिटरी बॉडी है इनका अपर हाउस। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे कोडिफिकेशन फंडामेंटल राइट्स हैं ही नहीं। सेक्युलर कैरेक्टर, इंडिया इज सेक्युलर स्टेट, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। यूके हैज अ स्टेट रिलीजन एंड मोनार्क इज द हेड। ठीक है, सिटीजनशिप, वी डू हैव सिंगल सिटीजनशिप, देयर यू हैव डुअल सिटीजनशिप। फेडरल फीचर्स, यूनिटरी बायस है, ये एंटायरली यूनिटरी है। ठीक है, amendment process, constitution can be amended, there is no special amendment procedure because parliament किसी भी टाइम लॉ चेंज कर सकता है, as they do not have a written constitution. इमरजेंसी पावर है वो डिफाइंड है, यहाँ पे कोई इमरजेंसी प्रोविजंस है ही नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली पार्लियामेंट इज ऑलवेज देयर टू टेक अ कॉल, राइट। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंसेस। यहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स मेंस दोनों में आ सकते हैं, इक्वल वेटेज के साथ आ सकते हैं। So please go through this, the difference between parliamentary system and presidential system, the difference between Indian parliamentary system and your UK parliamentary system. The presidential system that we have discussed is modeled upon USA. ठीक है, तो यहाँ से आपको USA वर्सेस इंडिया का भी पता चलता है। ठीक है, so that's it for today. In next we'll discuss about another important salient feature, which is flexibility versus rigidity of Indian constitution. ठीक है, that we do have a semi rigid constitution, and there we'll discuss majorities and amendments. ठीक है, which is again a very important topic, and the next topic after that would be basic structure doctrine. So stay tuned. If you have any question, आप पूछ सकते हैं in anywhere through any medium, be it email, phone, telegram, anything. And in next class also you may ask such questions. Okay, thank you, have a nice day.